हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग इन आवर चैनल। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड यू कैन लीव योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू हैव एनी सजेशन एंड मैं रिप्लाई करूँगा उसका। आई रिप्लाई टू एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे सिंपल ब्लॉग है, इसमें कोई खास ट्रैवल है नहीं। अभी हम लोग थोड़ा सा निकल आए हैं घर से, घर के पास ही है, करीबन हाफ एन आवर का जर्नी था, बस जर्नी, और ये मुश्किल से 20 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे एक एरिया है, ये हम इसको डॉम्स्टेन बोलते हैं, इसका बीच है, ये जो ओडिशन सी है उसके साइड का ही ये एरिया है। ये यहाँ से एक्चुअली प्राइवेट बोट राइडिंग प्लस फिशिंग और बस वही है। बोट राइडिंग कर सकते हो यहाँ पे, फिशिंग कर सकते हो, और यहाँ पे कोई कुछ और एक्टिविटी कुछ है नहीं ऐसे ही, बट गुड प्लेस। यहाँ पे आके आराम से हाफ एन आवर 1 आवर निकल सकते हो। हम लोगों ने अभी बस वही कुछ चाय वाय लेके आए थे, तो यहाँ पे बैठ के सबने चाय वाय पी के फिर थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लोर करते, फिर बस थोड़ा टाइम निकल के फिर निकल जाएंगे। तो जब भी कहीं जाने का प्लान नहीं होता फिर बस अनप्लान्ड इस टाइप का लोकेशन ठीक रहता है। थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये सारे बोट है, यहाँ पे सारे बच्चे अभी वही फिशिंग कर रही है। अभी देखो, you had your snacks? यहाँ आगे जगह थोड़ा सा वो स्विमिंग का भी एरिया है, इन लोगों ने थोड़ा सा बना रखा है स्विमिंग का। और लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बारबेक्यू भी करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे, नीचे जाएंगे तो फिर बारबेक्यू का भी एरिया है। अभी देखो, अभी यहाँ पे टाइम हुआ है अराउंड 6:40 इवनिंग, तो 6:40 में भी इतनी धूप है। तो अभी मैं इसका फोरकास्ट देख रहा था, तो और 2.5-3 घंटा और धूप रहेंगे आज यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी लोग हैं। आज के ब्लॉग में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। जैसे कि ये जो एरिया है, ये कंट्री जो है ये स्वीडन है। तो स्वीडन जो आता है ये नॉर्डिक कंट्री में आता है। नॉर्डिक इन द सेंस नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़। तो यहाँ पे स्वीडन हो गया, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड और कुछ आइलैंड भी है, फेरोज आइलैंड वगैरह जो है, तो ये नॉर्डिक में आता है बेसिकली। और नॉर्डिक में भी क्या है कि एक है स्कैंडिनेवियन बोलते हैं। स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्री मेनली आता है, स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। तो स्कैंडिनेवियन ओरिजिन में क्या होता है कि मतलब 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हुई थी, ये वाइकिंग स्टार्ट हुई थी, तो वाइकिंग era बेसिकली स्टार्ट हुई थी। तो वाइकिंग का ओरिजिन इन तीनों कंट्री से हुई थी, स्कैंडिनेवियन कंट्री से ही हुई थी। और वाइकिंग का जो मेन उन लोग का वर्क था, जो वर्क एंड कल्चर था, बेसिकली दे वर सी वॉरियर्स, जो समुंदर का आप योद्धा बोल सकते हो या पायरेट बोल सकते हो, जो भी है। तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग कंट्री में जाते थे। तो यह ओरिजिन होते थे स्कैंडिनेवियन से, फिर ये लोग अलग अलग जो मेनलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ है, प्लस कुछ अमेरिकन एरियाज़ है, इवन दे रीच द एशियन कंट्रीज़ लाइक बगदाद तक पहुंच गए थे वो लोग। प्लस डेनिपर जो रिवर है वहाँ पे तुर्की के पास, तो वहाँ तक पहुंच गए थे। तो वो लोग फिर क्या करते, अलग अलग लोकेशन पे जाते थे और वहाँ पे कॉलोनी सेटअप करते थे। बेसिकली कॉलोनाइजेशन जो हम लोग बोलते थे, जो ब्रिटिश जो इंडिया के ऊपर रूल किया था, तो इंडिया को इन्होंने कॉलोनी बना रखा था, अपना कॉलोनाइजेशन किया था। वैसे ही वाइकिंग्स का भी वही फंडा था। वो लोग डिफरेंट कंट्री में जाते थे, तो वहाँ पे अपना कॉलोनी सेटअप करते थे, और वहाँ से फिर जो भी वेल्थ का मतलब ये नहीं कि खाली कुछ गोल्ड वगैरह ये नहीं है, कुछ भी मिलता है। कोई सिल्क हो गया,
जो भी मतलब कोई भी मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग होता है मतलब फिनेंशियल पर्पज से या मतलब डेली सर्वाइविंग के लिए जो भी चाहिए होता है वो सारे वहाँ से लोग बेसिकली लूटते थे, मतलब लूटते थे और फिर वो उसको ला के फिर अपने कंट्री में ले आते थे या अपने वहाँ पे सेटअप करते थे, कॉलोनी सेटअप करते थे, वहाँ पे वो लोग यूज़ करते थे। तो उस टाइप में काम था, बेसिकली वो लोग वॉरियर थे, वो वॉरियर थे। तो वो था मेन उनका काम। तो वही है। तो वाइकिंग के ज़माने से ये तीनों कंट्री का मेन ओरिजिन था। वाइकिंग का ओरिजिन में 3 कंट्री से ही था। वो लोग आगे जाके फिर अपना कॉलोनी सेटअप करते थे। तो ये स्कैंडिनेवियन में आता है और स्कैंडिनेवियन का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। और इसका लैंग्वेज हो गया और बाकी जो कल्चरल सिमिलरिटीज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी मेनलैंड यूरोपियन कंट्री से। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्री का जो इसका अगर फिनेंशियल के बारे में बात करें तो फिर ये काफ़ी फिनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा है और टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप देखोगे, अगर इंडिया से कोई ट्रैवल कर रहा है, इंडिया या कोई एशियन कंट्री से कोई यूरोप ट्रैवल कर रहा है, तो बेसिकली मतलब स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक कंट्री बहुत कम ही आता है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव कंट्रीज़। और यहाँ पे डेली जो एक्सपेंसेस होता है, फूड एक्सपेंसेस हो गया, प्लस बाकी जो मतलब लॉजिंग एंड जो भी एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, बाकी कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो यहाँ पे इसलिए आते नहीं हैं लोग, बहुत कम आते हैं। अगर से फॉर एग्जांपल अगर कोई टूरिज़्म का पैकेज बुक कर रहा है इंडिया से, तो वो लोग क्या नॉर्मली क्या होता है कि हाँ पेरिस ले आया, इटली ले गया, रोम ले गया, प्लस आपका और भी जो एरिया है एम्स्टर्डम ले गया। तो वैसे ही जो मेन सिटीज़ है वो घुमा के फिर अपना पैकेज क्लोज करते थे। तो 7 डेज़ का पैकेज में वही 5-6 सिटीज़ घुमा रहे थे। बट नॉर्डिक या मेनली नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कोई विजिट नहीं करवाते क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इसका। आज मैं आपको बताऊंगा फिर अगर आप लोगों को किसी को भी अगर इंडिया से ट्रैवल करना है स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो एक पर्सन मतलब 1 लाख विदिन 1 लाख 1 पर्सन कैन कवर ऑल दिस 3 कंट्रीज, स्वीडन, डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो यहाँ पे मैं खाली जो आने जाने का खर्चा है इंडिया से, जो फ़्लाइट का कॉस्टिंग है, प्लस यहाँ पे जो लॉजिंग का कॉस्टिंग है, जो होटल एक्सपेंस वगैरह वो कवर करेंगे। और बाकी खाने वाने का अलग रहता है, बट खाने का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई ट्रैवल करे बंदा, मतलब मैकडी है, काफ़ी मैकडी वगैरह है, तो वहाँ पे बर्गर खा लेते, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। और मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अगर कोई पैकेज लेता है, मतलब टूर प्लानिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से 4-5 दिन आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। या मैकडी या बर्गर किंग हो तो वहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना चीप पड़ता है। और मतलब आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंडियन फूड खाना है और कोई इंडियन रेस्टोरेंट में ही विजिट करना है, देन इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर कोई नॉर्डिक में प्लानिंग कर रहे हो या कोई स्कैंडिनेवियन में आने का प्लानिंग कर रहे हो, देन फूड वाला पार्ट जो है थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। तो बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है कंट्री के बीच में, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है, डेली जो कम्यूट है और फ्लाइट का जो एक्सपेंस है, देन आई थिंक दैट कैन बी कवर्ड इन 1 लाख। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कोई इंडिया से आ रहे हो, सपोज से फॉर एग्जांपल दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, तो कोपेनहेगन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट है, तो आप कोपेनहेगन में उतर सकते हो। कोपेनहेगन में अगर यहाँ पे विज़िट के लिए जो मेन जो बेटर है, मतलब ऑफ सीज़न आप बोल सकते हो, बट ऑफ सीज़न इन द सेंस कि थोड़ा सा लो एक्सपेंस रहता है, वो लो कॉस्ट रहता है, जो एयर फेयर जो होता है जो थोड़ा सा लो रहता है, और मोस्टली अप्रैल मई या September October, these 4 months are quite better compared to summer and winter। तो वहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो। उस टाइम पे काफ़ी एयरलाइंस का काफ़ी ऑफ़र भी निकलते रहते हैं और टिकट का प्राइस भी थोड़ा सा कम रहता है। तो ऑन एन एवरेज आप पर पर्सन टू एंड फ्रो कोपेनहेगन टू दिल्ली 40,000 मान के चलिए। और उसके बाद अगर कोपेनहेगन आने के बाद देन यू रीच द फर्स्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क। तो डेनमार्क में भी वहाँ पे आप 2 दिन का प्लानिंग कर सकते हो रहने के। और वहाँ पे अगर सिंगल आ रहे हो, देन सिंगल और ग्रुप में भी आ रहे हो और बैचलर हो, देन यू कैन प्लान योर स्टेइंग इन सम हॉस्टल रादर देन प्लानिंग टू स्टे इन सम होटल्स। सो हॉस्टल थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हॉस्टल मेरे ख्याल से ये 500 लोकल दानिश क्रोनर है, तो आपको मिल जाएगा पर नाइट के हिसाब से। तो आप 2 दिन का वहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो, तो 1000 डेनिश क्रोनर।
प्लस फूड वगैरह तो वही अपने हिसाब से कर सकते हो, मैकडी या बर्गर किंग या कहीं भी कर सकते हो। और बाकी वहाँ पे डे पास मिलता है डेनमार्क के लिए। आप कोपेनहेगन में अगर स्टे करते हो तो वहाँ पे डे पास मिल जाएगा आपको, डे पास भी ले सकते हो। प्लस अदरवाइज़ डे पास में आपका कुछ अट्रैक्शन से वो कवर हो जाएगा, अदरवाइज़ डे टिकट ले सकते हो, डे 24 आवर्स टिकट ले सकते हो अगर घूमना है तो, हाफ एन हाफ बसेस वगैरह है। So I think 1 day will be enough for to visit in the Copenhagen main city. I'm just talking about the capitals, Copenhagen, then Stockholm, and then Norway, Oslo, 3 countries. तो आप कवर कर सकते हो एक दिन में, 1 या 1.5 दिन में आप 1.5 days में आप कवर कर सकते हो डेनमार्क का मेन जो अट्रैक्शन है। उसके बाद फिर कोपेनहेगन से आपको आना है अगर स्वीडन, तो वहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। एक डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप ट्रेन से आ जाइए, ट्रेन से आप कोपेनहेगन से वो डायरेक्ट ट्रेन चलती है गॉटेनबर्ग करके, जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है स्वीडन का, और वहाँ से फिर आगे गॉटेनबर्ग से फिर आगे और एक ट्रेन है स्टॉकहोम के लिए। सो गॉटेनबर्ग तो आपका जो नॉर्मल ट्रेन है ओरेसन तक करके वो है, वहाँ से फिर आगे आपको सुपर फास्ट ट्रेन मिल जाएगा एसजे। तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, तो इससे बेटर कि और एक ऑप्शन थोड़ा सा चीपर ऑप्शन ये है कि आप नॉर्मल ट्रेन से आ जाइए जो लास्ट सिटी है स्वीडन का बिफोर रीचिंग कोपेनहेगन, जब माल्मो, वहाँ तक आ जाइए। वहाँ से फिर एक स्नोरट्रगेट करके एक ट्रेन चलती है, वो जाती है सीधे स्टॉकहोम, तो वो काफ़ी चीप है वो, तो वाला रूट ले सकते हो, बेटर रूट है वो। अदरवाइज़ आपको अगर साउदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन एक्सप्लोर करना है, देन यू कैन यूज़ फेरी फ्रॉम कोपेनहेगन टू द स्पोर्ट सिटी हेल्सिंगबर्ग। आप फेरी से आ सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पे हाफ डे का वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो साउदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन, और वहाँ से फिर आप स्नोरट्रगेट जो क्वाइट चीपर ट्रेन है, वहाँ से फिर आप नॉर्दर्न स्टॉकहोम के लिए ट्रैवल कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से फिर 1.5 डे में आपका हो जाएगा ये स्वीडन का जो मेन सिटी प्लस जो साउदर्न पार्ट अगर चाहो तो आप कवर कर सकते हो। ये मोटा 2 सिटी हो गया। उसके बाद अगर आपको जाना है नॉर्वे, तो नॉर्वे के लिए भी क्या होता है, ओस्लो के लिए जो कैपिटल है ओस्लो और साउदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन हेल्सिंगबर्ग, वहाँ से क्रूज़ चलती है, ओवरनाइट क्रूज़, वो भी काफ़ी चीप रहता है, तो आप वो उसको यूज़ कर सकते हो। तो रदर देन गोइंग बाया फ्लाइट फ्रॉम कोपेनहेगन टू ओस्लो, आप यहाँ से आराम से साउदर्न पार्ट ऑफ स्वीडन से आप ट्रैवल कर सकते हो ओस्लो के लिए क्रूज़ के थ्रू, ओवरनाइट जर्नी, और वहाँ भी आप एक दिन में ओस्लो जो मेन अट्रैक्शन है वो कवर कर सकते हो। तो अगर मैं आपको डिटेल में दे दूँगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिख दूँगा कितना एक्सपेंसेस आएंगे, और अप्रोक्सीमेट आप 10 to 15% प्लस माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आ सकता है पर पर्सन। तो मतलब 1 लाख के अंदर आपका हो जाना चाहिए सारे एक्सपेंसेस। हाँ, तो 1 लाख के अंदर आपका हो जाना चाहिए कवर एक बंदे का, तो 3 कंट्री कवर हो जाएगा। सो तो मेरे ख्याल से अभी आप किसी को अगर मतलब इंडिया से किसी को अगर ट्रैवल करना है कि हमें एक मेनली स्कैंडिनेवियन कंट्री एक्सप्लोर करना है, वहाँ का जो वाइकिंग कल्चर है वो देखना है, और वहाँ का काफ़ी सारा हेरिटेज भी है, वाइकिंग का हेरिटेज भी है यहाँ पे, और वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और काफ़ी अच्छे कंट्रीज़ है, यहाँ पे कल्चर काफ़ी अच्छा है, कल्चरल हो या क्लीननेस हो प्लस डिसिप्लिन हो, काफ़ी अच्छा है एक्सप्लोर। मतलब अगर कोई एशिया या इंडिया से कोई ट्रैवल करे तो उन लोग के लिए बेटर है, क्योंकि आप बड़े सिटी में जाते हो, सपोज़ पेरिस हो या एम्स्टर्डम हो, तो वहाँ पे काफ़ी केओस मिलेगा आपको, या ग्रीस में या इटली रोम जा रहे हो तो काफ़ी केओटिक रहता है वो सिटीज़ हो। और ये सिटीज़, यहाँ का सिटीज़ काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स कम होते हैं नेचुरली ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन एंड ऑल, बट अगर आप प्रॉपर्ली अगर प्लानिंग करते हो देन आप कम एक्सपेंस में भी ये कवर कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि हाँ भाई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्रीज़ है, वहाँ पे काफ़ी खर्चा होता है, ये नहीं है। अगर प्रॉपर्ली प्लानिंग करते हो देन यू कैन ऑल्सो कवर दिस 3 कंट्रीज़। और यहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, यहाँ का सीनिक ब्यूटी है, प्लस अगर सी शोर हो गया, प्लस बीच हो गया, नेचुरल ब्यूटी, और बाकी जो बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है मेनलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। गुड कंट्री है। बस आज थोड़ा सा थोड़ा स्मॉल ब्लॉग है, तो यही इन्फॉर्मेशन जस्ट आई वांट टू शेयर विथ यू। और बाकी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ अभी, और आगे जाके बीच के साइड में दिखाता हूँ क्लोज टू सी शोर। ओके, थोड़ा क्लोज दिखा देता हूँ आप लोगों को।
खाली हो रहा है अभी, काफ़ी लोग तो निकल रहे हैं अभी। ये देखो यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं अभी। कुछ फिश मिलता है, स्मॉल स्मॉल कुछ फिशेस है यहाँ पे। दिखाता हूँ आप लोगों को। Hello. Hello. Can I see the fishes? Yes. Oh, it's a crab, huh? Yes. Small crab. Crabs. Oh, small crabs. Thank you. No problem. Yeah. क्रैब्स पकड़ दिए बच्चों ने, 4-5 के क्रैब्स पकड़ दिया। ये लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, बिल्कुल हाथ से बिल्कुल पकड़ लेते हैं, पता नहीं। आगे यहाँ पे सैंड बीचेस है, ऊपर से देखते हैं जाके। ये पूरा सैंड है तो जा नहीं सकते अभी। ये पूरा, चलो एक बार देखते हैं। ये खेल भी रहे लोग यहाँ पे। अच्छा, व्हाइट सैंड है पूरा बिल्कुल। ये सारे बोट यहाँ पे, कोई यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं इसको। किसी का प्राइवेट बोट भी होता है जो यहाँ पे रखते हैं, और जब यूज़ करना होता है तो फिर यहाँ से ले जाते हैं, और उसको सारे रेंट देना पड़ता है यहाँ पे रखने का। इस तरफ भी है, अलग अलग रास्ता है जाने का। लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप में आए थे, तो फुटबॉल वुटबॉल लेके आए थे। तो दिन भर हम लोगों ने खेल के फिर खाना वाना खा के निकल गए थे शाम को। बस वही है आज का एक छोटा सा ब्लॉग। तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर किया आप लोगों को, कैसे यहाँ आप लोग आ सकते हो स्वीडन और नॉर्डिक कंट्रीज़। स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, मतलब कम पैसे के अंदर ही ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे। और आपको डिटेल में चाहिए कि आपको कहाँ रहना है, और कोविड का ट्रैवल का मतलब कोविड का मोड क्या क्या है, कैसे ट्रैवल करना है। तो डिटेल में अगर आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। एंड आई कैन गिव यू सम लिंक्स थ्रू व्हिच यू कैन बुक टिकट्स, एंड यू कैन बुक योर एकोमोडेशंस एंड ऑल। हॉस्टल वगैरह भी बुक कर सकते हो। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो आज का ब्लॉग इतना ही है, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय, सी यू।